एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो बीवीएम यूनिवर्सिटी में FOUP सेमेस्टर 1 आप सभी बच्चों का 7 और 8 अप्रैल को एसी हिंदी का एग्जामिनेशन है। और एसी हिंदी के एग्जाम में आप सभी बच्चों का जो क्वेश्चन पेपर बेसिकली सवाल आएगा, आप सभी बच्चों को मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपको पेपर में डायरेक्टली पूछा जाएगा। क्योंकि एसी हिंदी के सिलेबस में आप सभी बच्चों का जो क्वेश्चन रहता है वो उतना टफ नहीं है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एसी इंग्लिश। तो जो सवाल आ सकता है आपके पेपर में वो बताता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहां पर कोई भी अगर अपडेट आता है वहां शेयर किया जाएगा। कुछ पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल होता है हमारे पास कि भाषा संप्रेषण क्या है और इसके महत्व के बारे में बताइए। यानी भाषा संप्रेषण के बारे में बताना है, इसका महत्व क्या है ये बताना है। तो चलिए आइए जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भाषा संप्रेषण, यानी भाषा मतलब लैंग्वेज और संप्रेषण मतलब तो कम्युनिकेशन। अगर आपने हमारे चैनल के द्वारा इस वर्ष जो भी टॉपिक पढ़ाया गया जिसमें हमने आपको संप्रेषण पढ़ाया हुआ था, तो भाषा संप्रेषण पढ़ाया हुआ है, उसमें आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर जो बैच था 23-27 सेशन उसमें पूरा कंप्लीट बनाया हुआ था, तो आप उस वीडियो को जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहां पर सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये इस साल का अपडेटेड क्वेश्चन के साथ है कि भाषा संप्रेषण क्या, इसके महत्व के बारे में बताइए। तो भाषा संप्रेषण यानी लैंग्वेज कम्युनिकेशन, ये एक ऐसी प्रक्रिया यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या करते हैं व्यक्ति जो है अपने विचार, अपनी भावनाएं या सूचनाएं या इच्छाओं को क्या करते हैं भाषा के जरिए मतलब लैंग्वेज के थ्रू क्या करते हैं दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और यह जो बेसिकली हमारे पास संप्रेषण होता है एक द्विमुखी, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं बेसिकली दो प्रकार से क्या, दो लोग कम से चाहिए। मतलब एक भेजने वाला यानी जैसे आप रिसीवर सेंडर कह सकते हैं, प्राप्तकर्ता, ठीक है, दो लोग कम से कम होने चाहिए जिसमें संदेश भेजने वाला यानी सेंडर और जो संदेश प्राप्त करने रिसीवर, ये दोनों सक्रिय रूप से मतलब दोनों को एक्टिव रूप से काम करने चाहिए। तो ये आपका भाषा संप्रेषण प्रोसेस हो पाएगा, अदरवाइज ये पूरा कंप्लीट वे में काम नहीं कर पाएगा। अब भाषा संप्रेषण के देखिए मुख्य से 3 तत्वों में बांटा जाता है या मुख्य 3 तत्व माने जाते हैं। पहला क्या हमारे पास है मैसेज, यानी जिसे हम क्या कहते हैं संदेश कहते हैं हिंदी में। यह जानकारी या वह जानकारी या विचार जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पहुंचाना चाहता है, मतलब संदेश या मैसेज क्या हो जाएगा हमारे पास एक ऐसी जानकारी या एक ऐसा विचार जो एक व्यक्ति क्या करना चाहता है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं संदेश कहते हैं। तो संदेश क्या है बेसिकली इन्फॉर्मेशन है या थॉट्स है आपके या आपका आइडिया है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का हम लोग कार्य करते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। अगला हमारे पास है भाषा। संप्रेषण का माध्यम जो है जैसा कि बोली होता है, संप्रेषण के माध्यम में से क्या आता है बोल के, लिख कर या फिर इशारों के द्वारा, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। यह वो सिस्टम है जिसके द्वारा संदेश का क्या होता है बेसिकली आदान प्रदान, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं संदेश का आदान प्रदान हम लोग करते रहते हैं। फिर अगला है हमारे पास संदेशदाता यानी सेंडर, यानी वह व्यक्ति जो संदेश को उत्पन्न करता है और भेजता है। यानी वो व्यक्ति जिससे मैं आपसे बच्चों पढ़ा, तो मैं आपसे बच्चों के लिए क्या होगी सेंडर के रूप में काम कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ आपको संदेश या फिर जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ या जो नोट्स पढ़ा रहा हूँ ये आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा काम हो गया। तो सेंडर एक प्रकार से जो व्यक्ति संदेश को भेजता है या उत्पन्न करता है। और प्राप्त करता है मतलब हो गया हमारे पास कि वो व्यक्ति या समूह जो संदेश को बेसिकली प्राप्त करनी, जिसके पास संदेश पहुंचेगा उसे हम लोग प्राप्त करता है या रिसीवर कहते हैं। और चैनल मतलब होता है हमारे पास बेसिकली मार्ग या माध्यम, ठीक है। तो चैनल मतलब होता है माध्यम जिसके द्वारा जैसे वॉइस भेजना है, कोई वॉइस के थ्रू भेजना है उसे मौखिक में रखा जाता है, लिख के भेजना उस पर पत्र आ सकता है, संकेत में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है आपका, और जिसके माध्यम से संदेश भेज सकते हो उसे हम लोग चैनल कहते हैं बेसिकली। अब कोडिंग मतलब क्या होता है हमारे पास कि देखिए मान लीजिए आपने कोई मैसेज भेजा, उसमें से वो जो भी संदेश आपने भेजा उस संदेश में से उसे क्या करना बेसिकली एक भाषा के रूप में क्या करना चेंज कर रूपांतरित करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है कोडिंग, इनकोडिंग कहलाता है। और डिकोडिंग मतलब आपने जो मैसेज भेजा उसे लोग अच्छे समझ पाए, उसका सही अर्थ निकाल पाए, ये क्या कहलाता है हमारे पास डिकोडिंग कहलाता है। और लास्ट रहता है हमारे पास फीडबैक, मतलब जब कोई प्राप्त करता है बेसिकली क्या करता है जब संदेश मिलता है तो उसके बारे में बताता है कि सूचना उसके लिए अच्छा है खराब है, जो भी लगता है उसके विचार बताता है, तो हो जाता है फीडबैक, जिसे हम लोग हिंदी में प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और अगला हमारे पास पॉइंट नंबर 9 है जिसका है नॉइज, मतलब जब भी कोई भी बेसिकली क्या होगा बाहरी हस्तक्षेप या भ्रम की स्थिति हो जाएगी तो संदेश को सही तरीके से संप्रेषण रुकावट डाला सकता है। मतलब मान लीजिए कहीं शोरगुल चल रहा है या कुछ बीच में कोई काम चल रहा है किसी घर में, जिस वजह से क्या होगा अगर मान लीजिए कोई सूचना रहेगी या कोई जानकारी रहेगा वो सही से नहीं पहुंच पाएगा, और जब सही से नहीं पहुंचे तो रुकावट आएगा, तो आपका संप्रेषण प्रोसेस में दिक्कत आ सकता है आपका। अब इसी भाषा संप्रेषण की देखिए कुछ महत्वता है, उनमें से पहला ही पॉइंट है हमारे पास है समझ और सहमति। मतलब संप्रेषण से लोग क्या करते हैं एक दूसरे को समझते और अपने विचार, भावनाएं और जानकारियों को क्या करते हैं आदान प्रदान करने कार्य करते हैं। यानी संप्रेषण से लोग एक दूसरे को समझते हैं, उसके जो विचार है, भावनाएं हैं,
जानकारी है उनको क्या करते हैं, आदान प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है पहला। फिर दूसरा हमारे में समाज में संबंधों का निर्माण भी किसके थ्रू होता है, तो भाई इसी के थ्रू होगा हमारे पास। यह आपसी रिश्तों को क्या क्या सुदृढ़ बनाने कार्य करता है, और जो भी सामूहिक कार्य है उनको अंजाम देने में मदद करता है। यानी देखिए, मान लीजिए कोई भी चीज सामूहिक रूप से चल रहा है, उसे अंजाम देने मतलब उस काम को पूरा करने बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है हमारे पास। फिर अगला हमारे पास संस्कृति और परंपरा का ये संरक्षण करता है। मतलब भाषा के माध्यम से ही क्या होता है, जो समाज अपनी संस्कृति धरोहर को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास भाषा नहीं रहेगी तो हम अपनी संस्कृति की जो धरोहर है उसका संरक्षण नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगला हम इसी प्रकार कह सकते हैं कि भाषा संप्रेषण जो है हमारे पास बेसिकली एक बेहद महत्वपूर्ण और कह सकते हैं यहाँ पर बहुप्रकारी प्रक्रिया होती है, जो समाज और व्यक्ति के बीच में क्या करती है, प्रभावी रूप से क्या करती है, सुनिश्चित करती है कि हमारा समाज किस प्रकार से बढ़ेगा, इसके बारे में बताती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास संप्रेषण का महत्व। अब एक सवाल और आता है आपका कि भाषा संप्रेषण को परिभाषित करते हुए इसके जो विभिन्न प्रकार है उसके बारे में बताइए। अगला पॉइंट है हमारे पास, ये अगला सवाल है, भाषा संप्रेषण को परिभाषित करना है। 15 मार्क्स का सवाल है, ये वाला याद रखिएगा। भाषा संप्रेषण के जो विभिन्न प्रकार है उसका वर्णन करना है, और भाषा संप्रेषण के सामने देखिए जो चुनौतियां आती है, यानी जो चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में भी आपको बताना है, क्या क्या चुनौतियां आती है, ये सभी चर्चा करना है। अगला सवाल है कि भाषा संप्रेषण को परिभाषित करते हुए इसके जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनका वर्णन करना है, और भाषा संप्रेषण के सामने जो चुनौतियां आती है, ठीक है, उनके बारे में भी आपको चर्चा करना है। तो अभी हमने आपको जस्ट पढ़ाया हुआ था कि भाषा संप्रेषण क्या होता है, कि आप अपने विचार, अपनी जो भावनाएं हैं, सूचनाएं हैं या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, ये हमारा भाषा संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, इसमें हम लोग भाषा का उपयोग करते हैं ताकि हमारे जो विचार और जानकारी जो बेसिकली स्पष्ट रूप से क्या हो सके और भी प्रभावी रूप से लोगों तक पहुंच सके, लोग इसे अच्छे से समझ सके। यह संप्रेषण जो होता है बेसिकली ये लिखित भी हो सकता है, मौखिक हो सकता है, इशारा यानी सांकेतिक रूप में हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं या लिखते हैं तो किसी भाषा के माध्यम से हम संवाद करते हैं, मतलब एक भाषा के थ्रू बातचीत करते हैं। तो यह भाषा संप्रेषण का ही उपयोग हम लोग बेसिकली कर पा रहे हैं, यही बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी भाषा संप्रेषण के देखिए यानी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो होता है हमारे पास मौखिक संप्रेषण। तो क्या होता है मौखिक संप्रेषण, आइए जानते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह संप्रेषण का सबसे सामान्य और व्यापक रूप है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, सबसे सरल भी आप कह सकते हैं, और जो बहुत कॉमन चीज़ है जो हर आदमी इस्तेमाल करता है। इसमें आप चाहे आपके द्वारा बोले गए शब्द हो सकते हैं, वाक्य हो सकते हैं, किसी दो लोगों के बीच में या फिर किसी के बीच में संवाद का आदान प्रदान होना, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती है। और मौखिक संप्रेषण को हम लोग बेसिकली दो रूपों में बांट सकते हैं या दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक होता है हमारे पास देखिए क्या, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जिसे कहते हैं सामान्य बातचीत। यानी जैसे जब दो आदमी या दो से अधिक आदमी, जैसे मान लीजिए कोई आदमी नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक नेताजी, बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें बहुत सारा लोगों के बीच में बातचीत हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करा तो यहाँ दो लोगों के बीच में बातचीत हो गया, तो इसे हम लोग सामान्य बातचीत या जिसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहते हैं। एक होता है हमारे पास दूर संचार, जिसे हम लोग कहते हैं टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे आजकल हमारे पास फोन कॉल है या वीडियो कॉल है, दूर पर बैठा हुआ कोई आदमी है लेकिन आराम से हम दोनों के बीच में बातचीत हो सकता है, तो इसे हम लोग बेसिकली दूर संचार या टेलीकम्युनिकेशन इंग्लिश में कहते हैं। फोन कॉल या वीडियो कॉल इसके अंतर्गत आता है। अब उदाहरण में अगर समझना चाहे ये हमारे पास, तो मौखिक संप्रेषण में क्या है, हमारे पास आमने सामने की बातचीत होती है, टेलीफोन पे बातचीत, सार्वजनिक भाषण, ये नेताजी का भाषण हो गया, रेडियो, टीवी, वीडियो कॉल, ये सभी चीज के पार्ट होते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है लिखित संप्रेषण। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे द्वारा जो भी संदेश है उसे क्या करते हैं, लिख के एक व्यक्ति से लोगों तक पहुंच, एक व्यक्ति से अनेक लोगों तक, दो व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रोसेस करते हैं। इसे हम लोग लिखित संप्रेषण कहते हैं। तो लिखित संप्रेषण में शब्द हो गए, वाक्य हो गए, और जो पैराग्राफ हो गया बेसिकली, ठीक है ना, आपके द्वारा मान लीजिए निम्न टाइप लिखा हुआ, उसका उपयोग करके हम संदेश को क्या करें, संप्रेषित करते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह, एक व्यक्ति से लोगों तक पहुंचाने का हम लोग कार्य करते हैं, ये इसका पार्ट होता है। यह अधिक स्थायी और प्रमाणिक होता है, मतलब बेसिकली यह एक फिक्स्ड है हमारे पास, और एक प्रामाणिक मतलब आप इसका एविडेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिकॉर्ड अगर आप कोई आपके द्वारा कोई भी चीज़ बोला गया है, उसे लिखा गया है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ लिखा गया तो आप संभाल के रख सकते हो, लेकिन किसी के द्वारा कोई चीज़ बोला गया तो अगर आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया कहीं तो चलिए ठीक है, लेकिन मोस्टली तो हर बार नहीं हो सकता, लेकिन कोई चीज़ लिखा गया तो आप इसे क्या कर सकते हैं, अपने पास स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और इसको भी हम लोग कुछ भागों में बांट सकते हैं, जैसे आधिकारिक पत्राचार, यानी जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर का जो पेपर होगा, यानी घर के जमीन का जो कागज होगा, ये सब के सब सरकारी दस्तावेज है, तो सरकारी पत्र है, ईमेल है, रिपोर्ट्स है, ये इसका अंतर्गत आता है। अगला हमारे पास इसी में व्यक्तिगत पत्राचार, यानी जो आप खुद लिखते हैं, जैसे आपके निजी पत्र हो गए, आपके ब्लॉग हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट आपने जब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा कहीं पोस्ट किया, वो सब आपके व्यक्तिगत होते हैं। उदाहरण में इसमें आप समझ सकते हैं ईमेल आता है,
पत्र है, रिपोर्ट है, किताबें, बहुत सारी चीजें इसमें, अखबार है, पत्रिका है, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती है। एक आता है हमारे पास गैर मौखिक संप्रेषण यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमने अभी पढ़ा वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें लिखना भी आता है, बोलना भी आता है, ठीक है। जब हमारे पास ना हम लिखेंगे ना बोलेंगे, यानी अब इसमें क्या होगा, हमारे पास हम शब्दों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमारे शरीर की भाषा, मतलब आपके चेहरे का एक्सप्रेशन देख के, आपके हाव भाव, आपका बॉडी का लैंग्वेज देख के, आपको देख के हम लोग आई कांटेक्ट से बता सकते हैं कि किस प्रकार आप क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कोई आदमी नर्वस होगा तो उसके हाथ पैर कांप रहे होंगे, ठीक है, उसके बोलने में वो हिचकिचाएगा, थोड़ा सा आपको लगेगा। तो इस प्रकार का जो संप्रेषण होता है वो गैर मौखिक संप्रेषण होता है, और यह संप्रेषण का बहुत महत्वपूर्ण रूप होता है, क्योंकि अक्सर हम बिना बोले भी अपनी भावना और विचारों को व्यक्त करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए किस सिचुएशन में अगर आप खड़े हैं, उस सिचुएशन में अगर बोलना या लिखना मना है, तो आप खुद सोचो कि आपका इशारा या फिर आपकी जो बॉडी के जो गेस्चर्स है या आपकी जो बॉडी के हाव भाव, वो बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग जैसे शारीरिक भाषा में क्या आता है, जो हमारे शरीर के हाव भाव हो गए, हमारे हाथ के इशारे हो गए, शरीर की हमारी स्थिति होगी, ये सभी चीज बताने की कोशिश करते हैं। जैसे चेहरे के भाव में अगर आप हंस रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आप नॉर्मल कंडीशन में हैं, आप खुश हैं, इस पर बताने की कोशिश करते हैं। गुस्सा हो गया, चिंता हो गया। और आंखों का संपर्क, जैसे कोई आदमी सीधी आंखों में देखता है तो वो निडर रहता है, लेकिन कोई अगर आदमी आपसे आंख छिपा रहा था, मतलब उसके जीवन में कोई चीज यहाँ पर डर है, ठीक है, उसने कुछ ऐसा काम किया हो जो लगता है कि हाँ नहीं करना चाहिए था, इससे गलती हो, इस प्रकार का फीलिंग हमें बताने की कोशिश करता है। तो आंखों का संपर्क भी इसका उदाहरण होता है। अब उदाहरण में चेहरे के भाव हो गए, जैसे मुस्कान हो गया, गुस्सा हो गया, हाथ के इशारे में नमस्ते करना, इशारा द्वारा बात करना, शरीर की मुद्रा, सिर झुकाना या किसी से दूर रहना। एक आता है हमारे पास दृश्य संप्रेषण, यानी जिसे हम लोग कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, इंग्लिश में कहा जाता है। क्या होता है देखिए, इसमें इसमें हम लोग बेसिकली जो चित्र हो गए, ग्राफिक्स हो गए, चार्ट्स हो गए और अन्य जो भी दृश्य माध्यम है, उनका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि किसी भी विचार या सूचना को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली प्रभावी तरीके से उससे प्रस्तुत यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली। यार यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब मान लीजिए कोई जटिल जानकारी है, उसको सरल रूप से समझा। जैसे मान लीजिए कोई डेटा, आपको मैं समझा रहा हूँ, आप डेटा को क्या कर सकते हो बेसिकली, तो हम बेसिकली कुछ ग्राफ्स के थ्रू समझने की डाटा को इजी समझ जाते हैं। इस प्रकार हम क्या करते हैं, जो पिक्चर्स या आर्टवर्क होते हैं जैसे चित्र और चित्रकला, उसके द्वारा अपनी विचार या अवधारणाओं को क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। और भी इसमें देखिए चीजें आती है जिसमें चार्ट और ग्राफिक्स आते हैं, जिसमें हम आंकड़ों और डेटा को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। फिल्म्स हो गए, वीडियो हो गए, ये सभी के सभी विजुअल कम्युनिकेशन आते हैं, जिसमें इन्फोग्राफिक्स हो गए, मार्गदर्शन संकेत हो गए, जैसे सड़क पर जो चिन्ह होते हैं, सिंबल्स लगे होते हैं दिशा निर्देश बताने के लिए। कुछ प्रस्तुतियां होंगी जैसे पावर पॉइंट के द्वारा जो स्लाइड्स बनते हैं, फिल्म और वीडियो, ये सब के सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगला हमारे पास है सांकेतिक संप्रेषण, यानी जब हम क्या करते हैं, संकेत के द्वारा, प्रतीक या निशान के माध्यम से संदेश भेजना चाहते हैं, तो ये विशेष रूप से बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है कि जब हमारे पास शब्दों का उपयोग संभव नहीं हो पाता तो हम इशारों के माध्यम से क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई धार्मिक संकेत हो गए, क्रॉस, चांद तारा, ये सब के सब हमारे पास धार्मिक सिंबल्स हो गए। राष्ट्रीय ध्वज में हमारे पास पहचाना तरीका ये होता है। सड़क में देखिए जो स्टॉप का साइन रहता है या स्लो डाउन का संकेत रहता है। इस प्रकार हम सिंबल्स के थ्रू क्या करते हैं बेसिकली, या फिर सिंबल्स के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ये बताया गया है। जैसे उदाहरण पे हमारे पास बताया भी हमने आपको, ध्वज, कंपनी के लोगो, सुरक्षा संकेत, बहुत सारी चीजें आते हैं। एक आता है हमारे पास संगीत संप्रेषण, मतलब जैसे कोई चीज को अगर हमें बेसिकली पहुंचाना है तो संगीत के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी भावना और विचारों को पहुंचा सकते हैं। जैसे आजकल क्या है, अगर आपको क्या करना है, जैसे पहले का आदमी क्या करते, कविताएं लिखते थे, ठीक है। आजकल क्या है, लोग संगीत से क्या करते हैं, अपने जो गाने रहते हैं, गाने के थ्रू अपने जो विचार है वो रखने की कोशिश करता है। जब व्यक्ति गम में रहा तो गम वाला गाना रहा, दुख में रहा, इस प्रकार के जो फीलिंग्स रहते हैं वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, गा के लोगों को बताने की कोशिश करता है, जिसमें गीत संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, फिल्मी धुन में, ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत आती है। अब यही क्वेश्चन एक और इसमें जोड़ के पूछा जाता है आपसे कि भाषा संप्रेषण के सामने कौन कौन सी चुनौतियां है, ये बताइए, ठीक है। भाषा संप्रेषण में कौन कौन चुनौतियां रहती है बताना है। तो सबसे पहला आता है देखिए भाषाई भिन्नता है, मतलब क्यों, हम जानते हैं हमारे देश में अलग अलग जगह में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, और बोलियों के कारण देखिए संप्रेषण में मतलब कम्युनिकेशन गलतफहमी हो सकती है। जैसे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप देखिएगा साउथ इंडिया में देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिनका मतलब आपको लगेगा कि नॉर्थ इंडिया में लगेगा वो चीज गलत है, ठीक है। और वहीं पर नॉर्थ इंडिया के कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिनका साउथ इंडिया में अगर आप उच्चारण करते हो तो गलत कहीं लग सकता है आपको। तो इसीलिए क्या होता है, हमारे पास विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोलियों के कारण संप्रेषण और गलतफहमी हो सकती है। कभी कभी विभिन्न जो सांस्कृतिक संदर्भों में भी संदेश की समय रुकावट डाल सकते हैं, यानी आप जो समझाना चाहते हैं वो सांस्कृतिक संदर्भ में कुछ और समझा देता है और गलतफहमी हो सकता है। प्लस देखिए क्या होता है, विकृति मतलब होता है नॉइज मतलब होता है शोरगुल हो गया, रुकावट हो गया, ये सभी चीजें कारण आपका जो संप्रेषण का जो प्रोसेस है, मतलब कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो सही रूप से नहीं पहुंचता और आपका जो विचार या आपका आइडिया वो लोगों तक सही से नहीं पहुंच पाता है। अगला पॉइंट बताया गया यहाँ पर
कि संदेश का सही रूप में समझना, मतलब आपने देखिए जो भी संदेश भेजा अगर वो लोगों तक प्राप्त करता था, अगर सही से पहुंच तो गया ठीक है, लेकिन उसे लोग अच्छे समझ नहीं पाए तो भी लोग गलतफहमी और उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकता है, इसलिए सभी लोगों पास सही से संदेश पहुंचना चाहिए। फिर गैर मौखिक जो भी संकेत है उनकी व्याख्या, जैसे आपके द्वारा शरीर की भाषा, आपका हाव भाव, आपका चेहरे का एक्सप्रेशन, ये सभी चीज क्या होता है बेसिकली संप्रेषण का भाव, संप्रेषण का हिस्सा होता है और इनका सही तरीके से हमें बेसिकली व्याख्या करना होगा तब, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, ये बात याद रखिएगा ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। पहला हमने बता दिया आपको भाषा संप्रेषण क्या होता है, भाषा संप्रेषण के जो विभिन्न भेद या विभिन्न प्रकारों को उल्लेख करते हुए समझा दिया, भाषा संप्रेषण के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी ये भी मैंने आप सबको आज की इस वीडियो में बताया फिलहाल अभी तक। इससे पहले देखिए आपको हमारे चैनल पे हमने आपको संक्षेपण पढ़ाया हुआ है, आप जाइए, आपके पेपर में आता है संक्षेपण से जुड़ा हुआ सवाल कि संक्षेपण क्या है, इसकी विशेषताएं और महत्व बताएं। इसके अलावा देखिए हमने ये सारा का सारा कंटेंट आप सभी बच्चों को यूट्यूब चैनल पे हमारा टॉपिक वाइज देखिए हमने वीडियो पढ़ाया हुआ था, उसमें सब कुछ यहाँ पढ़ाया हुआ था, आप जाके संक्षेपण को देखिए। इसके अलावा संप्रेषण हमने पढ़ाया हुआ है, संप्रेषण के जो विभिन्न प्रकार होते हैं ये सभी चीजें देखिए हमने वहां पर चर्चा की, मौखिक लिखित, ये सभी चीज हमने आपको बताया था। इसके अलावा संप्रेषण की जो अवधारणा है उनका वर्णन करने आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ये सब के सब देखिए सवाल आता है आपका पेपर में, तो आपको सब के सब सवाल ये सब पढ़ के रखना पड़ेगा। फिर संप्रेषण की जो विशेषताएं होती है उनका वर्णन करना है, ये भी सवाल देखिए हमने पढ़ाया हुआ है, तो आप इस सवाल को जाके वहां से पढ़िएगा। और अभी हमने आपको जस्ट अभी पढ़ाया कि संप्रेषण, या फिर ये सवाल तो फिक्स कर लीजिए भाई आएगा, पल्लवन किसे कहते हैं, इसके नियमों पर चर्चा करें, इसकी उपयोगिता का वर्णन करें। ये सवाल आता है पल्लवन का, 15 मार्क्स का पेपर सवाल पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके जो बचे हुए टॉपिक रहेंगे आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 बीबिंग यूनिवर्सिटी का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना हो सके शेयर कर दिए इस वीडियो को, और बाकी जितने वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड जाके देखिए और मस्त एग्जाम की तैयारी करिए, आपका 50 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।